5 जनवरी 2016 की है। उस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आंखों में आंसू थे और इन आंसुओं की वजह थी अमेरिका का गन कल्चर। All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. Again in America, innocent families are slumped to their knees in grief. Another weekend of gun violence. This deadly shooting at a Boulder, Colorado grocery store. Grab the headlines. But gun violence goes way beyond that. Homicides, police shootings, domestic violence, accidents, and suicides, which make up the highest number of gun-related. Gun violence has taken more lives than any other public health crisis. We lose roughly 40,000 lives every year to gun violence in this country, and that leaves behind 40,000 families, friendships. Gun violence in this country is an epidemic, and it's an international. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका में मास शूटिंग क्यों देखने को मिलती है और यह स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक सेक्टर्स जैसी जगह देखने को मिलती है जहां पर ज्यादा आबादी होती है। और इसके अलावा अमेरिका में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके कारण अमेरिका में गन लॉ का कल्चर विकसित हुआ और इसके क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष है और क्या इसका कंक्लूजन है, इस सारी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अब मैं अमेरिका के ऐसे कल्चर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि अमेरिका के आधुनिक सत्ता के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो यदि मैं फर्स्ट इंसिडेंट की बात करूं तो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 2023 को, जो कि यूएसए का एक शहर था जिसका नाम था कैंसस। इस शहर में एंड्रू लिस्टर नाम का एक पर्सन रहता था जो कि 84 ईयर ओल्ड पर्सन था। अब रात के 9:50 हो रहे थे तब इनके घर के दरवाजे पर नॉक होता है और उस नॉक को 16 साल का एक पर्सन था जिसका नाम था रैल्फ याल। वह अपने बड़े भाई के कहने पर छोटे भाइयों को पिकअप करने के लिए आया था, लेकिन वो गलती से एक गली और आगे चले जाता है और वह एंड्रयू लिस्टर के घर चले जाता है। अब एंड्रयू लिस्टर का जब दरवाजा नॉक होता है तो वह खिड़की में से देखते हैं कि कौन पर्सन है। फिर उसके बाद वह खिड़की में से ही उस पर्सन पर गोली चला देते हैं कि वह कोई गुंडा होगा या कोई क्रिमिनल होगा। लेकिन बाद में जब यह पता चलता है तो एंड्रयू लिस्टर को पहले तो पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो 84 ईयर ओल्ड पर्सन थे। लेकिन बाद में प्रोटेस्ट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मरा था वो भी 16 साल का बच्चा था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है और फिर बाद में इनको जेल में डाला जाता है। लेकिन बाद में इन पर एफआईआर होती है और इन पर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही एक दूसरा इंसिडेंट देखने को मिलता है जिसमें एक कार चलाने वाला पर्सन एक ड्राइववे में गाड़ी को घुसा देता है गलती से। अब जो ड्राइववे का जो मालिक होता है, ड्राइववे का मतलब होता है कि किसी के घर के बाहर जो प्राइवेट रोड होती है ना, उसको ड्राइववे कहा जाता है। अब वो गलती से ड्राइववे में वह गाड़ी घुसी थी और जैसे ही वो वापस निकाल के जाने लगते हैं उतनी देर में उनका जो मालिक होता है वो उन पर गोलियां चला देता है और उसमें कैलियन बिल्स जो कि 20 साल की थी उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन अल्बामा के डेडविल शहर में भी मास शूटिंग देखने को मिली जिसमें 4 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हो गए थे। और अभी नवंबर में ही 2 लड़कियां थी जो कि पार्किंग लॉट में गई थी, गलती से वह किसी दूसरी गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसका जो मालिक आया और उस मालिक ने दोनों लड़कियों को शूट कर दिया। और 2023 के शुरुआती महीने में यानी 6 जनवरी को एक 6 साल का बच्चा था जिसने अपनी मैम को गोली से मार दिया और फिर उसके बाद उस 6 साल के बच्चे की जगह उसकी मम्मी को जेल जाना पड़ा। अमेरिका में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो फैक्ट्स में देखिए 2022 में 20,000 लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद 2023 की, अगर मैं 2023 की 7 दिसंबर तक के आंकड़ों की बात करूं तो 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी 2020 में जितने 20,000 थे ना उसका डबल 40,000 लोगों की मौत अभी 7 दिसंबर तक हो चुकी है। अमेरिका में एक फर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट की
जो कि है गन वायलेंस आर्काइव, जिसके अनुसार मास शूटिंग वह शूटिंग होती है जिसमें एक इंसिडेंट में 2 या 3 लोग मारे जाएं। और अमेरिका के अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आंकड़े की बात की जाए तो उनके अनुसार जो डेफिनेशन निकाली गई मास शूटिंग की कि 3 से 4 लोग अगर एक इंसिडेंट में मर रहे हैं तो उसे हम मास शूटिंग कहेंगे। और अमेरिका में 600 से अधिक इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मास शूटिंग देखने को मिलती है। तो अमेरिका में ऐसी क्या चीज है कि सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं गन को खरीदने के लिए, और अमेरिका में ऐसे कौन से लॉज हैं या फिर सरकारें क्यों ध्यान नहीं देती है इतनी मास शूटिंग होने के बावजूद भी, ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका में गन कल्चर अभी भी चल रहा है। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो है सेकंड अमेंडमेंट, यानी सेकंड अमेंडमेंट जो कि 1791 में हुआ था, उसमें 2 प्रोविजंस डाले गए। इसमें जो पहला प्रोविजन था वो था प्राइवेट मिलिशिया का, कि अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें यह अधिकार है कि वह प्राइवेट मिलिशिया रख सकते हैं। मिलिशिया का मतलब हो गया प्राइवेट आर्मी, क्योंकि यदि अमेरिका में लोकतंत्र को मिटाकर अगर कभी तानाशाही आ जाती है तो तानाशाही से लड़ने के लिए उनके पास मिलिशिया हो, इसलिए प्राइवेट मिलिशिया की बात की गई है। और दूसरा जो प्रोविजन है वो है गन कल्चर का प्रोविजन, गन लॉ का प्रोविजन, कि अमेरिका के लोगों को, आम लोगों को यह अधिकार है कि अमेरिका के लोग गन्स रख सकते हैं अपने पास, वेपन्स रख सकते हैं अपने पास। और अमेरिका में गन लॉज को स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स हैं जिसमें गन्स को ओपनली बैन किया हुआ है कि आप ओपनली यूज नहीं कर सकते हो। और जो 8 ऐसे स्टेट हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं ना वहां पर रजिस्ट्रेशन भी कराना मैंडेटरी नहीं है। वहां पर आपको ऐसे ही गन मिल जाएगी, जो हैंडगन होती है ना वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो अमेरिका में सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है वो माना जाता है इजी टू एक्सेस का। अब इसमें क्या होता है कि गन को खरीदने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। अब इसमें जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप में भी 2 प्रोविजंस होते हैं। पहला तो होता है बैकग्राउंड चेक और दूसरे होते हैं क्वेश्चंस। तो आपका बैकग्राउंड चेक में आपका नाम पूछा जाता है, आपका पता पूछा जाएगा, आपका जन्म स्थान पूछा जाएगा, आपकी नस्ल, और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस देश के सिटीजन हो या फिर अमेरिका के हो या नहीं हो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। और यदि अगर आपको गन को खरीदना है तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 18 ईयर्स, और यदि आपको गन को सेल करना है, गन को आपको बेचना है, तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21। अब उसके बाद बैकग्राउंड चेक होने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं करते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप चरस, गांजा या अदर ड्रग्स का सेवन तो नहीं करते हो। और लास्ट में शॉपकीपर के द्वारा FBI को कॉल किया जाता है और बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा जाता है। और NCIS यानी नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम के द्वारा उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक किया जाता है और फिर वह व्यक्ति गन लेने के लिए कैपेबल हो जाता है। और जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप में कुछ नहीं किया जाता, उसको गन दे दी जाती है। यानी इतना सिंपल प्रोसेस होता है अमेरिका में गन खरीदने का। और अमेरिका के कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा गन कल्चर देखने के लिए मिलता है। और यदि मैं अमेरिका में बात करूं कि अमेरिका में कितने ऐसे लोग हैं जो कि वेपन्स रखते हैं, तो अमेरिका की जो 1/3 पॉपुलेशन है ना, उनके पास आपको आर्म्स मिल जाएंगे। और पूरी दुनिया में अमेरिका में 4% आबादी है। पूरी दुनिया की जो आबादी है ना, उसमें से 4% आबादी अमेरिका में रहती है। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी आम लोग हैं, उनमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा हथियार
किस देश के पास है, तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आम आदमियों में बात की जाए तो 46% आम आदमी केवल और केवल अमेरिका में मिलेंगे जो कि गन रखते हैं, वेपन्स रखते हैं। फिर उसके बाद यमन आता है जहां पर आम लोगों के पास वेपन्स देखने को मिलते हैं। और बाकी दुनिया को भी छोड़ दें तो अमेरिका की यदि मिलिट्री के पास जितने वेपन्स है ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा वेपन्स अमेरिका के लोगों के पास है। और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उनके पास जितने वेपन्स है ना, उससे 400 गुना ज्यादा वेपन्स जो है आम आदमी के पास मिलेंगे अमेरिका में। लेकिन जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई तब जाके अमेरिका में लाइसेंस पर रोक लगी और कुछ टाइम के लिए लाइसेंस को देने से मना कर दिया गया और एक्सट्रीम कंडीशन पर ही लाइसेंस देने के लिए हिदायत दी गई। लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के कारण एक केस होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वर्सेस हिलर केस। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अमेरिका के लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वह गन्स रखे, आर्म्स रखे। और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप है और अदर जो उनके लोग हैं और उनके द्वारा भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया जाता है। और यह डिसीजन जो है वह 5-4 के बहुमत से दिया जाता है। और जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के बाद जिन स्टेट्स ने इन वेपन्स को बैन कर दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये तो फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का जो गन कल्चर है उसे क्यों सपोर्ट किया जाता है। तो सपोर्ट करने वालों के क्या तर्क हैं और जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनके क्या तर्क हैं। तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट करने वाले तर्क की। देखिए, इसमें आ जाएगा सबसे बड़ा जो तर्क दिया जाता है वो NRA के द्वारा दिया जाता है। जो NRA है इसका मतलब होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन। अब जो ये NRA है ना, यह वेपन इंडस्ट्रीज की एक एसोसिएशन है, यानी ये हमेशा वेपन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचती है, ठीक है। इसलिए और यह अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है और इसके कारण NRA के जो प्रवक्ता होते हैं वह बड़े बड़े शोज में जाते हैं, न्यूज में जाते हैं और वहां पर गन लॉ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और वो ये भी कहते हैं कि सेकंड अमेंडमेंट इसलिए किया गया जिससे कि अमेरिका के लोगों को गन लॉ का राइट दिया जाए और जिससे अमेरिका के लोग अपनी रक्षा कर सकें, अपनी आत्मरक्षा कर सकें और अपने संपत्ति की भी रक्षा कर सकें, इसलिए गन लॉ दिया गया। तो इसे हटाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी NRA के अकॉर्डिंग, क्योंकि NRA जो है वह पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा दबदबा रखता है और दूसरी बात ये कि वेपन इंडस्ट्री से भी इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये इनके फेवर में रहती है, गन लॉ के फेवर में रहती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गन लॉ के अगेंस्ट में। देखिए, गन लॉ के अगेंस्ट में कहा जाता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा विरोध है वह आता है कि बच्चों के हाथों में जल्दी से गन चली जाती है, जिससे हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक सेक्टर्स में शूटिंग, मास शूटिंग देखने को मिलती है। और यही नहीं, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके पास भी गन होती है ना, तो यदि वो हर बार डरते हैं तो हर बार किसी ना किसी को मार देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि 65 ईयर ओल्ड पर्सन ने ड्राइववे में घुसने के कारण एक लड़की को मार दिया और एक 16 साल का बच्चा जिसने नॉक किया था 10 बजे, लेकिन उसको भी खिड़की से उस बुजुर्ग ने मार दिया था। तो यदि उनके पास गन नहीं होती तो वो नहीं मार पाते, लेकिन अब लॉ ही ऐसा कर दिया गया है अमेरिका में कि इसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही नहीं, अमेरिका में 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, पहली है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। और जो रिपब्लिकन है उसके डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि हम सेकेंड अमेंडमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और जो भी इस अमेंडमेंट को हटाने की कोशिश करेगा ना उसको भी हम रोकेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे विचार नहीं है, लेकिन आम आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए वह ये कहते हैं कि हम आम आदमी के गन कल्चर को डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, यानी आम आदमी के फंडामेंटल राइट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करना चाहते हैं। लेकिन
टोटल मिला के बात यह है कि ना डेमोक्रेटिक पार्टी और ना ही रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दे को उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह मुद्दा आम आदमी तक पहुंच चुका है और इसका परिणाम यह होता है कि अमेरिका में आए दिन देखने को मिलता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और आदि जगहों पर मास शूटिंग हो रही है और इसमें अमेरिका के जो सरकार है वह कुछ नहीं कर पाती है। इन इंसिडेंट्स को केवल इस तरह रोका जा सकता है कि अमेरिका के लोगों को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, अमेरिका के नेताओं को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन कंपनीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो ये अमेरिका को खत्म कर देगी। आज अमेरिका में जो गन्स का जो बिजनेस है, ओनली ऑन गन्स का जो बिजनेस है वो 28 बिलियन US$ का हो चुका है और हर साल कम से कम 2 करोड़ गन तो ऐसे ही बिक जाती है। इसलिए अमेरिका में मास शूटिंग देखने को मिलती है और कई जगह, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन तक मैंडेटरी नहीं है, तो उनके जो आंकड़े हैं वो तो सरकार को पता ही नहीं है। 2 करोड़ तो ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं और जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखे हैं उनके कोई ऑफिशियल आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अमेरिका में कभी भी गन कल्चर को खत्म नहीं किया जा सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये तीनों ऐसे देश थे जिसमें गन कल्चर अमेरिका की तरह ही था। लेकिन क्या हुआ, कनाडा में एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के बाद उनको पता लग गया कि अगर हम हर आम आदमी को गन दे देंगे तो वहां पर केवल और केवल मास शूटिंग होगी। इसलिए 2020 के बाद लाइसेंस को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई और इस तरह कनाडा ने अपने गन कल्चर को रोका। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 1996 और 2019 में अपने जो गन लॉज हैं उसमें रिफॉर्म्स किया और जो आम आदमियों के पास जितनी गन्स थी ना उन सबसे पोलाइटली वापस ले लिया गया, जिससे कि मास शूटिंग देखने को नहीं मिली। जब कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता? तो अमेरिका को ऐसा करना होगा और अगर वह इन गन लॉज पर बैन नहीं लगाता है और गन लॉज ऐसे ही चलते जाते हैं तो अमेरिका में 2024 में ऐसा माना जा रहा है, ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 60,000 लोगों की मृत्यु देखने को मिल सकती है केवल और केवल गन की वजह से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे वो टॉपिक भी बता सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।